Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where every day we used to have this session of daily news analysis. So आज के सेशन में जो 23rd ऑफ मई से एसोसिएटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनको कवर करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ है न्यूज़ में जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कैटर करते हुए ये सेशन होता है, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम हर एक आर्टिकल को कवर करते हैं ताकि अगर सवाल प्रीलिम से बने तो भी आप कैटर कर पाओ, या फिर अगर सवाल मेंस का जो आता है तो उसमें आपके लिए ये कंटेंट एज अ मेंस फॉर्डर यूज हो सकता है। सो वो भी हम ध्यान में रखते हैं। आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो है ये लिस्ट, तो विल हैव अ लुक ओवर इट। हम इसको मतलब इन डेप्थ इसकी कवरेज करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं सो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस सेशन, शेयर इट विद द अदर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल। तो लेट्स हैव अ लुक देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखते हैं कि आज की लिस्ट क्या कहती है। तो पहले तो एक नेशनल पार्क है, दैट इज औरंग नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कहाँ पर है और इससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैप में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर एसोसिएटेड, तो अगर आपको याद हो तो हम ऑलरेडी असम के प्रोटेक्टेड एरियाज कवर कर चुके हैं। एज इन मैंने एक दो प्रोटेक्टेड एरियाज कवर किए थे, मैप में बाकी दिखाए थे क्योंकि उसमें से एक प्रोटेक्टेड एरिया न्यूज़ में था। सो हमारी अप्रोच क्या रहती है कि कोई भी अगर नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरिया, टाइगर रिजर्व न्यूज़ में है तो हम वो स्टेट घूम के आते हैं और आपको होमवर्क मिलता है कि वो स्टेट के बाकी सारे नेशनल पार्क कवर कर लो। वो अलग बात है, आप में से कोई कर रहा होगा जो सीरियस होंगे और जो नहीं है सीरियस वो नहीं कर रहे होंगे। सबको स्पून फीडिंग ही अच्छी लगती है। सो अपना जो होमवर्क है वो अगर कर लोगे तो आने वाले सेशंस में भी आपको हेल्प मिलेगी और एग्जाम में भी मिलेगी। सीरियस ले लिया करो एडवाइस को। तो यहाँ पर औरंग नेशनल पार्क को आज हम कवर करेंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क न्यूज़ में है, तो यहाँ पर जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। फिपिक समिट 2023, तो यहाँ पर ये सबमिट क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया रेफरेंस में कितने नेशंस यहाँ पर हैं। सो विद मैप हम इसको कवर करेंगे इन डेप्थ। जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो। लंपी स्किन डिसीज जो है पहले काफ़ी न्यूज़ में रही, इसके रिगार्डिंग एडिटोरियल्स भी आए जब हमने देखा कि मिल्क जो है उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर कम हो रही है, मिल्क के रेट बढ़े और ऐसा न्यूज़ में आ रहा था कि इम्पोर्ट ना करना पड़ जाए मिल्क पाउडर, राइट। सो दीज वर दी न्यूज़ और उसमें लंपी स्किन डिसीज एक वन ऑफ दी फैक्टर बताया जा रहा था। तो अभी लंपी स्किन डिसीज वापस न्यूज़ में है क्योंकि केसेस राइज हो रहे हैं वापस से। तो कैसी डिसीज है, किसको होती है, कैसा ट्रांसमिशन होता है, ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, सो विल टॉक अबाउट इट। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है और क्यों न्यूज़ में है वो देखेंगे। आप इसको एनवायरनमेंट सेक्शन से प्रीलिम से लिंक कर सकते हो। बाकी ये जो सबमिट हो गया, टेक्सटाइल पार्क हो गया, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से मतलब आप इसको एज अ मेंस फॉर्डर यहाँ पर डाल सकते हो। साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, तो जीएस पेपर 2 से भी लिंक कर सकते हो। ये एक स्टेप है, अभी मतलब फर्स्ट इनिशियल फेज में है, लेकिन क्या है, सेज क्या है। सो आई थिंक अब आपको ये तो पता चल गया है कि इस सेशन में हमने किन किन टॉपिक से डील करना है, राइट। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम आई थिंक सिंपली स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इन न्यूज़, दैट इज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के मीट्स विद पैसिफिक आइलैंड नेशन लीडर्स ऑन द साइडलाइंस ऑफ फिपिक समिट इन पपुआ न्यू गिनी। तो क्या है ये फोरम, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो सब कुछ जो है कवर करते हैं। तो ये जो फोरम है, फोरम फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है। देखो पता है आपको क्या करना है इस सेशन में, हर सेशंस में आपको सिर्फ मुझे सुनना है ध्यान से, बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। फिपिक स्टैंड्स फॉर फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन समिट होस्टेड इन गिनी, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, सो दैट इज गिनी। एंड इट सर्व्ड एज अ प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म फॉर फोस्टरिंग कॉपरेशन इन वेरियस एरियाज। ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। सो ये एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है, मल्टीनेशनल ग्रुपिंग जिसके अंदर कितने पैसिफिक आइलैंड नेशंस आते हैं, 14। So this is basically to aim to collaborate, you can say to promote collaboration between India and 14 Pacific Island nations। वो मैं आपको मैप में दिखा दूंगी। ये ग्रुपिंग जो है ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 2014 में, 2014 के अंदर।
अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका थर्ड फोरम जो था दैट वाज हेल्ड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को चेयर दिस समिट विद द पीएम ऑफ पपुआ न्यू गिनी। और यहाँ पर कहाँ it was held at Port Moresby. It was jointly hosted with Papua New Guinea, as I mentioned. Areas of cooperation: climate change, healthcare, technology, कॉमर्स, ये है एरियाज ऑफ कॉपरेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक मल्टीनेशनल ग्रुपिंग है। 2014 में इट वाज फॉर्म्ड, जिसमें इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस के बीच में कोलैबोरेशन की बात होती है। 14 आइलैंड्स के नेम क्या है? कुक आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, फिजी, न्यू गिनी। तो ये सारे हैं, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये मैप है, देखो ना, सवाल ना ऐसे आ जाता है मैप से कि कौन सा पॉलिनेशिया के अंदर है, कौन सा माइक्रोनेशिया में है। सो ये मैप से थोड़ा सा थरो हो जाना। जैसे इधर फिजी हो गया, इधर सोलोमन आइलैंड हो गया, ये न्यू गिनी हो गया जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ ये हुआ समिट, ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड हो गया, राइट। सो मैप में ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये आइलैंड नेशंस जो हैं 14 आइलैंड नेशंस, ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंडिया यहाँ पर एक वॉइस है इन आइलैंड नेशंस के लिए जब हम बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से ये नेशंस जो हैं दे विल बी वर्स इफेक्टेड आज के टाइम पे अगर सी लेवल राइज होता है तो, राइट। तो यहाँ पर ये जो सबमिट है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया 2014 में फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड, इट वाज दे मेट इन फिजी एंड इस इनिशिएटिव मेक्स अ सीरियस एफर्ट टू एक्सपैंड इंडियाज एंगेजमेंट इन द Pacific region, right? Just as I have told you, so a major part of India's engagement with these countries is giving them through development assistance under चाहे वो South-South cooperation हो, grant in aid, loan assistance, capacity building, training, scholarships, right? Community development projects, तो ये सब कुछ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो मेन गोल क्या है इस समिट का? इस समिट का मेन गोल है टू फॉस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, अलग अलग सेक्टर्स में, क्लाइमेट चेंज में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्कशंस होती हैं, कैसे हम और अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया और पैसिफिक आइलैंड, राइट, ट्रेड रिलेशंस को प्रमोट करना और म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब ऐसे एरियाज दैट आर ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। क्लाइमेट चेंज मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की एरिया फॉर फोकसिंग टू फोकस अपॉन ड्यूरिंग दिस समिट, क्योंकि the leaders recognize the importance of addressing this climate change और उसका जो impact पड़ेगा पैसिफिक आइलैंड्स के ऊपर। So यहाँ पर strategies discuss हुई to mitigate climate change effects, promote sustainable practices and support the initiatives for environment protection। वैसे ही sustainable development goals, कैसे आप poverty eliminate कर सकते हैं, so poverty elevation हो गया, access to good quality education, healthcare, infrastructure development। So overall the emphasis was on inclusive growth, and well-being, ठीक है। So emphasis किस पे था? Inclusive growth and well-being of all the citizens। So that was this particular summit for। अगला जो आर्टिकल है वो आपका जीएस पेपर 3 से लिंक होता है, जहां पर हम औरंग नेशनल पार्क की बात करेंगे। एंड क्यों करेंगे? क्योंकि 1 ओल्ड एज राइनो डाइज ड्यू टू इन फाइटिंग इन औरंग नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? थोड़ा आसाम में चलते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कवर किया था, याद है? तब मैंने आपको ये सारे वेस्ट टू ईस्ट कवर करवाए थे, इधर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर औरंग नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, इधर दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। तो वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट, ये सब आनी चाहिए आपको। औरंग नेशनल पार्क जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, 1985 के अंदर इट वॉज एस्टैब्लिश एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था इन 1999। ये पूरा नेशनल पार्क स्प्रेड है एट एन एरिया ऑफ 78.80 स्क्वायर किलोमीटर्स, राइट। सो इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था 2016 के अंदर और ये बना था 49th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो ये सारी बातें फैक्चुअल हैं। रिवर जो इससे एसोसिएटेड है, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन दी दरंग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो एक स्टेप डीप यूपीएससी हमेशा जा सकती है, सो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट्स भी पता होने चाहिए। औरंग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी बोला जाता है।
क्यों? क्योंकि दोनों जो साइड्स हैं इनका थोड़ा लैंडस्केप जो है वो सिमिलर है, जैसे मार्शीज हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, एंड बोथ आर इनहैबिटेड बाय ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसॉर्स। फना और फ्लोरा की बात करें तो बहुत मतलब यहाँ पर डाइवर्सिटी मिलने को देखने को मिलेगी प्लांट्स की। दे हैव अ रिच फना इंक्लूडिंग ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर्स, राइट। और एनिमल्स की बात करें, वही फना की बात करें तो टू स्पीशीज ऑफ बर्ड्स have been so far recorded, जिसमें से आप देख सकते हो स्पॉट बाइल्ड पेलिकन, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक, बंगाल फ्लोरिकन। रेप्टाइल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कोबरा, मॉनिटर लिजर्ड एंड जैसे पाइथन, सो और प्लांट्स के स्पीशीज भी। ठीक है, होमवर्क याद है आज क्या करना है? मैंने आपको मैप वैसे असम का दिखा दिया है और हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने अभी नहीं किया है उनके पास वापस से एक अपॉर्चुनिटी है। आपको असम का एक 2 रुपये तक का एक मैप आता नहीं है, छोटा सा पतला सा पेपर वाला, तो उसको लेकर आना है और वहां पर आसाम में जो भी इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो आपको मार्क करने हैं। जो भी इम्पोर्टेंट एज इन जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि एक आपने कर लिया, एक क्या 3-4 मैंने सारे मैप में दिखा दिए, सो बस जस्ट लोकेट इट आउट, राइट। आज असम का एक औरंग नेशनल पार्क पूरा कवर कर लिया, बाकी असम में जो भी हैं वो देख लो आसपास, फायदा होगा और बाद में दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर दैट यू डू इट। ठीक है। न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क एट धर डिस्ट्रिक्ट विल स्ट्रेंथन मेक इन इंडिया एंड विल क्रिएट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये क्या बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? आपने वो स्कीम पढ़ी है, पीएम मित्रा स्कीम, जिसमें 7 टेक्सटाइल पार्क्स की बात करी जा रही थी, बस इट इज अंडर दैट स्कीम ओनली। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स विल कम अप इन 7 बोले थे ना, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र। तो अभी यहाँ पर जिस टेक्सटाइल पार्क की हम बात करने जा रहे हैं, जो अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू मेगा टेक्सटाइल पार्क। कहाँ पर? इन धर डिस्ट्रिक्ट। सो यहाँ ये जो टेक्सटाइल पार्क है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इट इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, अब थोड़ी रोशनी डालते हैं। और मेगा टेक्सटाइल पार्क से आप क्या समझते हो? मतलब एक लार्ज स्केल एक इंडस्ट्रियल एरिया जहां दैट इज मतलब डेडिकेटेड टू टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। So it will have advanced infrastructure including like factories, warehouses, supporting facilities, so all that are designed to enhance the textile production. ठीक है? So the objective of Make in India initiative is to promote domestic manufacturing and boost economic growth in India. बिल्कुल मेक इन इंडिया का तो यही ऑब्जेक्टिव है। सो मेगा टेक्सटाइल पार्क आने से गवर्नमेंट का एम क्या है? इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर अट्रैक्ट करना, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी, एक्सपोर्ट होगा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द जॉब क्रिएशन। सो एज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपैंड्स इट विल रिक्वायर, बिल्कुल है, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी तो एक स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। फैक्ट्रीज अभी ऑपरेट करेंगी, दे विल बी मैनेजिंग वेरियस ऑपरेशंस, तो इससे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी एंड लोकल पॉपुलेशन जो धर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, द सराउंडिंग एरियाज पर्टिकुलरली उनके लिए। सो दिस टेक्सटाइल पार्क विल जनरेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बात देखो सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, सो ये सब कुछ होगा एंड इट विल एक्सपीरियंस ग्रोथ, एडिशनल जॉब्स इन दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इट विल ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन, राइट फ्रॉम स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, सब कुछ, एंड सब कुछ एक ही जगह पे होगा एट वन लोकेशन, सो इट विल रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो। Special purpose vehicle owned by the central and state government will be set up for each park that will oversee the implementation of the project. Special purpose vehicle मतलब सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सोच लो जैसे एक लीगल कोई एंटिटी, अ लीगल एंटिटी और अ कंपनी जिसको क्रिएट किया जा रहा है, स्पेशल पर्पस है ना, तो स्पेशल पर्पस के लिए ही क्रिएट किया जा रहा है, राइट। सो इट विल बी फॉर्म फॉर ईच पार्क, और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर दैट विल बी एस्टैब्लिश्ड, स्टेट गवर्नमेंट विल होल्ड 51% इक्विटी शेयर होल्डिंग और सेंटर 49%। सो बेसिकली यहाँ पर
जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक मेजर शेयर होल्डर रहेगी, क्योंकि इंश्योर करने के लिए कि लोकल अथॉरिटीज विल हैव अ सिग्निफिकेंट से एंड कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस देयर, डिसीजन मेकिंग हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट का माइनॉरिटी स्टेक सिग्निफाई करता है उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका सपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द पार्क, जहां पर सपोर्ट एज इन आप देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसबर्स डेवलपमेंट कैपिटल फंड ऑफ 500 करोड़, जिससे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और साथ ही साथ अगर आप बोलो तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, वेयर हाउसेज, राइट, तो ये सब कुछ के लिए पैसा, रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ। और यहाँ पर दूसरी तरफ 300 करोड़ का एक दैट विल कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट ऑफ 300 करोड़, ये किस लिए है, दैट विल बी प्रोवाइडेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो आई थिंक अब आपको इसके फैक्ट्स और इसका सिग्निफिकेंस दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिनिस्ट्री जो एसोसिएटेड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वो है लंपी स्किन डिसीज पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग रिसेंटली डायरेक्टेड प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द रिपोर्ट्स, क्या है, राइजिंग केसेस ऑफ लंपी स्किन डिसीज इन द लाइफ स्टॉक ऑफ दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। लंपी स्किन डिसीज सबको आपको पता है, लम्प्स बन जाते हैं एंड दे गेट एनलार्ज्ड ऑल्सो, सो एनलार्ज लिम्फ नोड्स हो जाते हैं। लंपी स्किन डिसीज एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिसीज है जो कैटल्स को अफेक्ट करती है, और यहाँ पर इट इज कॉज्ड बाय लंपी स्किन डिसीज वायरस विच बिलोंग्स टू कैप्रीपॉक्स वायरस विच इज अ पार्ट ऑफ पॉक्सीविरिड फैमिली। जो स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वायरस है वो भी इसी, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। फीवर हो जाता है, स्किन पे नोड्यूल्स बन जाते हैं, और हमने बहुत देखा है लंपी स्किन डिसीज से कैटल्स की काफी डेथ भी हुई है। ये जो वायरस है इट इज नॉट ट्रांसमिसेबल टू ह्यूमंस, ये भी आपको पता होगा। सो द डिसीज, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने शुरू में ही बताई थी, जिससे मिल्क प्रोडक्शन में रिडक्शन देखने को मिल जाता है और काफी न्यूज में भी रहा ये सब। ट्रांसमिशन की बात करें बाय ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मॉस्किटो से हो सकता है, या किसी को अगर लंपी स्किन डिसीज किसी कैटल को है उसकी मूवमेंट से दूसरे इफेक्ट हो सकते हैं, बाय कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, या फिर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल केसेस में से भी ट्रांसमिशन होता है। कोई ट्रीटमेंट है? नो डायरेक्ट एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वैक्सीन्स आर यूज टू कंट्रोल दिस डिसीज ट्रांसमिशन। वही होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर इन्फेक्टेड एनिमल्स दे रिसीव सपोर्टिव केयर, जिसके अंदर एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स दे दिए जाते हैं, वाउंड केयर स्प्रेज दे दी जाती हैं टू ट्रीट दोज जो सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कोविड की कोई दवाई नहीं थी, लेकिन फिर भी हम काढ़ा वाड़ा पी लेते थे ताकि जो सिम्टम्स आए हैं उनसे डील कर सकें, तो वैसा ही कुछ लगा सकते हो। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 फॉरेस्ट गार्ड्स हैव बीन रिसेंटली सस्पेंडेड, किस लिए? फॉर फेलिंग टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट इन भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सवाल उठते हैं काफ़ी सारे कि ये सेंचुरी कहाँ पर है, बिल्कुल आना भी चाहिए ये सवाल मन में। सो लेट्स हैव अ लुक ओवर इट कि कहाँ पर है ये सेंचुरी। चलिए देखें, वेस्टर्न घाट्स में कर्नाटका में जम्बूती विलेज है, नियर दैट विलेज बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा सा गोवा के पास अगर चलो तो यहाँ। अगर आपको याद हो तो हमने भगवान महावीर सेंचुरी, मोलम नेशनल पार्क कवर किया हुआ है, और मैंने आपको बोला भी था इसके बगल बगल के देख लो। अगर वो भी नहीं देखा, फिर भी नहीं किया, तो आज एक और मौका है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है विद दी डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ में, भगवान महावीर सेंचुरी नॉर्थ वेस्ट में, मोलम नेशनल पार्क वहीं पर है, नॉर्थ में नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ईस्ट में महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होमवर्क क्या है? इनको मैप में लोकेट करना है आपको, बहुत इजी है, एक बार कर लोगे नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट पता चल जाएगी। अब तो मतलब इसके बगल में है, ये न्यूज में आ गई है, तो भी नहीं करा तो फिर क्या करा, कर लेना, ठीक है। ये होमवर्क ही है, ये ऐसा होमवर्क है जो मुझे नहीं पता चल रहा। इफ यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, आप इसको कर सकते हो। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था 2011 में, है। और यहाँ पर जो सेंचुरी है इट फॉर्म्स द हेडवाटर ऑफ नंबर ऑफ रिवर्स, तिलरी, मालप्रभा, महादेवी, ये सब रिवर्स के नाम है जो आप ध्यान में रख सकते हो। और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट यहाँ पर होते हैं। सेंचुरी हैज बीन नेम्ड आफ्टर भीमगढ़ फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड एंड कमांडेड बाय शिवाजी 17th सेंचुरी के अंदर। ये फ्लरा और ये फना है, जैसे कोबरा, वाइल्ड डॉग, टाइगर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, चीता, फॉक्सेस, एलिफेंट्स,
ये सब कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंचुरी में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है दैट इज सेज। सेज क्या है, पहले आप ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ो इसका, फिर मैं इसको इलैबोरेट करती हूँ। साउथ एशिया गैस एंटरप्राइज, an international consortium of companies in deep water pipeline projects, has sought the support of Petroleum Ministry and others to develop undersea gas pipeline from Gulf to India। सबसे पहले तो ये सेज क्या है? सेज कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सेज एक कंपनीज का ग्रुप है, ऐसे लगा लो आप। So South Asia Gas Enterprise is a group of companies that are a part of international consortium। ये इन्वॉल्व है किसमें? डीप वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में। न्यूज में क्यों है? क्योंकि दे हैव अप्रोच पेट्रोलियम मिनिस्ट्री एंड अदर अथॉरिटीज, किस लिए? सपोर्ट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अंडर सी गैस पाइपलाइन, जो कि गल्फ रीजन को कनेक्ट करेगी इंडिया से। नेचुरल गैस और हम ये जो इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपकी कोस्ट कम आएगी। सो अंडर सी गैस पाइपलाइन क्या होती है? वो पाइपलाइन दैट इज लेड ऑन द ओशन फ्लोर to transport natural gas from one place to another। So SAGE is proposing the construction of such a pipeline, 2000 किलोमीटर लॉन्ग एनर्जी कॉरिडोर। यही पाइपलाइन की बात हो रही है जो मिडिल ईस्ट को इंडिया से कनेक्ट करेगी। $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से यू कैन सेव अबाउट 7000 करोड़ इन कंपैरिजन विद द सिमिलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट आसान हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर सेज जो है, द पर्पस इस पाइपलाइन का क्या है? इस पाइपलाइन का पर्पस है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम गल्फ रीजन टू इंडिया। नेचुरल गैस सबको पता है वायबल एनर्जी सोर्स है दैट इज यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो गल्फ रीजन को कनेक्ट करने से टू इंडिया इस अंडर सी पाइपलाइन से सेज एम्स टू फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू मीट इंडियाज नीड्स। इस प्रोजेक्ट को रियलिटी बनाने के लिए सेज इज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटीज, राइट। अपने बेनिफिट्स हैं इसके। सो इट इज प्रमोटेड बाय न्यू दिल्ली बेस्ड सिद्धोमल ग्रुप इन जॉइंट वेंचर विद यूके बेस्ड डीप वाटर टेक्नोलॉजी कंपनी। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अभी देखो ये ना फेज में है, इनिशियल फेज में है, इस पे काफी अभी जब आर्टिकल्स आएंगे कुछ होगा और भी, तो हम इसको डेफिनेटली आगे कवर करेंगे, ठीक है। एक आर्टिकल लेते हैं। आज ना एक आर्टिकल आया और आप सोसाइटी का ये आर्टिकल है, लेकिन काफी अच्छे से ना एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जब उन्होंने सोसाइटी को इकोनॉमिक्स से लिंक किया है, आपको क्या लगता है? डू सन्स कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स एल्डरली? क्या है मतलब? वो होता है कि बेटे जो हैं वो बुढ़ापे में मदद करते हैं अपने माँ बाप की, और क्या आपको ऐसा लगता है? और इसकी वजह से ना हमने देखा है फीमेल फॉर्टिसाइड होते हैं, सन प्रेफरेंस आज भी है, राइट, वो बेटे की चाह होती है। सो डू सन्स कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स एल्डरली? क्या है? ये एक आर्टिकल आया। यह आर्टिकल कहता है कि 2050 तक में इंडिया की जो एल्डरली पॉपुलेशन है इट विल टच 319 मिलियंस, दैट इज 3 times द नंबर आइडेंटिफाइड बाय 2011 सेंसस। अगर आप देखो सो 2050 तक में जो 60+ लोग हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे 8.6% से 20% बाय 2050। 8.6% मतलब 2011 के सेंसस से बात कर रहे हैं ये। और यहाँ पर उन्होंने लिंक किया है इकोनॉमी को, है ये सोसाइटी का टॉपिक, इकोनॉमी कैसे लिंक करी उन्होंने। और ये ऐसे ही मेंस में आर्टिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे किसी दुकान पे काम कर रहे हो या स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जिनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन वेलफेयर नहीं है, सोशल वेलफेयर नहीं है, कोई मेडिकल लीव नहीं है, राइट, कुछ भी नहीं है, और जब नौकरी चली गई तो चली गई, हाथ में कुछ नहीं है। सो यहाँ पर जो 60+ के लोग हैं ना, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ये काम कर रहे हैं, और जो पॉपुलेशन जो 60+ जो मैं बात कर रही हूँ जिनकी एज हो जाएगी, तो जब वो काम छूटेगा तो उसके बाद उन्हें सपोर्ट चाहिए, और वो एक ड्राइविंग प्रेफरेंस है फॉर अ सन। उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि आज जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, आगे चलकर जब वो 60+ के होंगे, जब नहीं होगा कुछ हाथ में, एज इन वो तो फिर अलग बात है, आपकी सेविंग खुद की हुई है या आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उससे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो इंडिपेंडेंट। लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, ओल्ड एज सपोर्ट इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ड्राइविंग द प्रेफरेंस ऑफ अ सन, क्योंकि
At the same time, you see the overwhelming majority of India's elderly, they are not covered by the pension or social welfare, unorganized sector में जो काम कर रहे हैं. So the burden often falls on children to take care of their parents. यहाँ पर मैं इसको burden नहीं बोलूंगी, as in कहने का मतलब है son preference की बात हो रही है. तो वेस्ट में देखा जाए तो वेलफेयर ऑफ द एल्डरली इज गारंटेड थ्रू देयर वेल फंडेड पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जहां पर लोग 60 से ऊपर के होंगे, वेयर यू सी ओवर 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. यही तो बात हो रही है. पेंशंस आर लिमिटेड, जिसकी वजह से उन्हें होता है कि हमारा अगर बेटा होगा तो वो हमें बुढ़ापे में खिलाएगा. वो अलग बात है, बेटा आज के टाइम पे वही सपोर्ट देता है नहीं देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूसी जो सेक्स अबॉर्शंस होते हैं और फीमेल फोर्टिसाइड जैसे केसेस आते हैं. तो ये क्या क्या रीजंस बनते हैं इसके, यहाँ पर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो. सो देयर यू सी दिस इज वेयर अ सन बिकम्स प्रेफरेबल ओवर द डॉटर. कि सोचते हैं वो लोग कि सन कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिकली इवन आफ्टर द मैरिज, और फिर बहू आएगी एंड इंश्योर करते हैं कि द केयर ऑफ द पेरेंट्स, ऑफिस और पेरेंट्स स्पेशली व्हेन दे ग्रो ओल्ड, सो डॉटर इन लॉ विल डू दैट. तो दैट इज व्हाई देयर सन प्रेफरेंस कम इन. लेकिन एक स्टडी ये भी बोलती है, बाकी सब पैरामीटर्स तो ठीक हैं और यहाँ पर वो बोलते हैं, लेकिन जब हेल्थ शॉक की बात आती है सो मोर सपोर्ट इज गिवन फ्रॉम द डॉटर्स एज कंपेयर टू द सन्स, राइट. सो दिस इज द सिनेरियो है. लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा आर्टिकल था जिसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको ये लिंक करवाया जाए कि आप सोसाइटी को इकोनॉमी के सेक्शन से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को यहाँ जिस तरीके से लिंक किया हुआ है वो समझो, राइट. आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन है वहाँ पर बता देना. फीडबैक भी दे सकते हो इस सेशंस को लेकर. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एवरीवन. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.